संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से लगातार कई जबरदस्त हमलों और मध्य पूर्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विमान तैनाती के बाद ईरान में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि खुद अधिकारी भी तख्ता पलट जैसे शब्द बोलने पर मजबूर हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार 7वीं रात ईरान के पुलों, बंदरगाहों और खुद ईरानियों के अनुसार बिजली घरों पर बमबारी कर रहे हैं और जवाब में ईरान जैसे कि कुवैत में विलमणीकरण और तेल शोधन संयंत्रों पर और 5 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, वहीं खुद ईरान के शीर्ष नेतृत्व में एक दूसरी छुपी हुई जंग चल रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कट्टरपंथी ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ताकारों पर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नरम तख्तापलट का आरोप लगा रहे हैं। वार्ताएं चलाने वाले राजनयिकों पर अंतिम संस्कार में पत्थर फेंके गए और अली खामनेई को गद्दार कहा गया। जिस नए सर्वोच्च नेता के लिए ये सब कथित तौर पर किया जा रहा है वो अदृश्य है और आज तक किसी ने नहीं देखा। और ये दोनों प्रक्रियाएं, बाहरी युद्ध और आंतरिक विभाजन, अब एक साथ मिल रही हैं। दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कट्टरपंथियों ने ना कि आधिकारिक तेहरान ने ईरान को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया। अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने आधिकारिक तौर पर धमकी दी है कि वे सिर्फ रक्षा में नहीं बल्कि आक्रमण भी करेंगे। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने कहां और कितनी बार हमला किया और इसकी गंभीरता क्या है। ईरान ने किन साधनों से और किसके खिलाफ जवाब दिया, जिसमें पूरे देशों की जल आपूर्ति और बिजली पर हमले भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेहरान में इस समय कौन सा तख्तापलट हो रहा है और असल में इस समय ट्रिगर पर उंगली किसकी है। मेरा नाम अलेक्सई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी व्यक्तिगत सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिकी हमलों से, बिना किसी घुमा फिरा कर, सिर्फ तथ्यों के साथ। 17 जुलाई की रात को सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमला किया। खास तौर पर हार्मज़गान प्रांत में पुलों पर हमला किया गया। ये एक सड़क और रेलवे पुल है जो बंदर हमीर शहर के पास है, ताकि ईरान के मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास को तेहरान जाने वाली सड़कों से काटा जा सके। दूसरा, ओमान की खाड़ी में चाबहार बंदरगाह में कंट्रोल टावर को गिरा दिया गया। यह एक मुख्य व्यापारिक मार्ग है जिसे ईरान और भारत ने मिलकर विकसित किया और जिससे अफगानिस्तान को भी आपूर्ति होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा से जुड़े ठिकाने, खासकर बिजली घर। ट्रंप ने धमकी पर अमल शुरू किया। जैसा उन्होंने कहा था कि अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा तो वहां की बिजली बंद कर देंगे। अमेरिकियों ने चुप्पी साधी है, पर ईरान ने पहली बार इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। सरकारी एजेंसी ISNA ने यह जानकारी दी। ऊर्जा मंत्रालय ने दक्षिणी प्रांतों के लोगों से अपील की है। बिजली की बचत करने की अपील की गई है और अत्यधिक गर्मी के बीच और भीषण गर्मी के बीच ऊर्जा अवसंरचना पर हुए हमले को इसकी वजह बताया गया है। इसके अलावा अब ये जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ने 18 जुलाई की रात ईरान पर भारी हमलों की एक और श्रृंखला किया है। अमेरिकी सशस्त्र बलों की सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमले निगरानी केंद्रों, सैन्य और लॉजिस्टिक अवसंरचना, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री क्षमताओं पर किए गए। ऑपरेशन के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोतों का उपयोग हुआ। कमांड ने यह भी जोर दिया कि ये ईरान पर अमेरिकी हमलों की लगातार 7वीं रात है और आगे मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। सेंट्रल कमांड सुप्रीम कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरान को जिम्मेदार ठहराना जारी रखता है, साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह लागू कर रहा है। मध्य पूर्व में 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और वे सतर्कता, युद्ध तत्परता और किसी भी प्रकार के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब ये सिर्फ शुरुआत क्यों है? आज एक्सियोस नाम की वेबसाइट ने 3 अमेरिकी और इजरायली सूत्रों के हवाले से लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को सूचित किया है कि वो क्षेत्र में दर्जनों अतिरिक्त टैंकर विमान भेज रहा है। ये छोटी बात नहीं, टैंकर विमानों की जरूरत लंबे टिकाऊ हवाई अभियानों के लिए होती है। अब एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने इस पर और जानकारी दी है। खास तौर पर इस समय क्षेत्र में जर्मनी के स्पांगदालेम बेस से 480वीं स्क्वाड्रन के F-16 और ब्रिटेन के लेकनहीथ बेस से 48वें एयरविंग के F-35 भेजे जा रहे हैं।
ट्रैकरों के अनुसार करीब 36 F-16 और 18 स्टेल्थ फाइटर F-35 एक क्षेत्र में जा रहे हैं। इनमें से कुछ पहले ही जॉर्डन जा चुके हैं। क्षेत्र में पहले से मौजूद आर्माडा में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन शामिल हैं। न्यूज़वीक इस जानकारी को जोड़ता है और लिखता है कि क्षेत्र में इतनी फायर पावर पहले से मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताहांत में भी पूर्ण पैमाने पर ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं। मंगलवार को सिचुएशनल रूम में ट्रंप के सामने नई विकल्प रखे गए। इसमें पहाड़, कीव के भूमिगत परिसर पर हमला भी शामिल है। ईरानी यूरेनियम कहां छुपाया गया है ये माना जाता है, पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी समय यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल अमेरिकियों ने मध्य पूर्व में अधिकतम संख्या में विमान तैनात करने का फैसला किया है। इस विमानन का अधिकतर हिस्सा संभवतः इजराइल में ही तैनात होगा, कुवैत या बहरीन में नहीं। द हिल पत्रिका की खास जानकारी है कि कुछ टैंकर विमान भेजे जा रहे हैं क्योंकि संभवतः फारस की खाड़ी के कुछ देशों ने मना किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को वहां पहुंचने या उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली या उनकी बेसें ईरानी हमलों के लिए बहुत असुरक्षित मानी गई हैं। यानी सहयोगी देश थोड़ा पीछे हटने लगे हैं और अमेरिकी इस क्षेत्र में अपनी रक्षा प्रणाली को थोड़ा फिर से व्यवस्थित करने लगे हैं। फिर दोहराता हूं, विमान इजराइल भेजे जाएंगे। अब ईरान की प्रतिक्रिया की बात करें तो वो एक बिल्कुल नए स्तर पर आ गई है जो कहीं ज्यादा डरावनी है। पहले ईरान मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता था, लेकिन पिछले 24 घंटे में उसने देशों के नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया है। अब मैं इसकी सूची पेश करता हूं। कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। ये एक ऐसी स्टेशन है जो एक साथ बिजली और पीने का पानी देती है। ये इतना भयानक क्यों है? क्योंकि कुवैत लगभग 90% समुद्री पानी के शुद्धिकरण पर निर्भर करता है। रेगिस्तानी देश में डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला करना मतलब लोगों को सचमुच पानी से वंचित कर देना। कुवैत सरकार ने पुष्टि की है कि ये आग उसी डीसैलिनेशन स्टेशन पर लगी थी और जनरेटिंग यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तेल रिफाइनरी में भी भीषण आग लगी है। अल अहमदी शहर में कुवैत पेट्रोलियम की रिफाइनरी कंपनी ने भारी नुकसान बताया है। अब ईरानियों ने रिफाइनरी पर भी हमला शुरू कर दिया है। साथ ही कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के कारण रोक दिया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने अरिफजान बेस के अमेरिकी सहायता केंद्र पर हमला किया और अली एस सलेम एयरबेस के रडार को नष्ट किया। मैं फिर ये बात दोहराता हूं, उन्होंने असल में डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था। और अभी सीबीएस न्यूज कुवैत के बारे में लिख रहा है कि वहां वाकई में इस समय सबसे जटिल स्थिति है और रिफाइनरी अभी भी जल रही है और फिलहाल उसे बुझाया नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं। बहरीन में भी रात को सायरन बज रहे थे। रक्षा बलों ने कई हमलों को रोका। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया, जहां तेहरान के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमान और एक खुफिया केंद्र है। जॉर्डन और यहां मामला गंभीर है। सीबीएस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान ने एक हफ्ते में कम से कम 2 सैन्य ठिकानों पर जॉर्डन में हमला किया है और कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। कोई मौत नहीं हुई। घायलों की स्थिति की पुष्टि जारी है। जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें रोकने की पुष्टि की। कतर मैं याद दिला दूं, पितृपुरुष है। इस युद्ध में वार्ता के लिए मध्यस्थ है। पिछली रात कतर पर रॉकेट हमला हुआ। उससे पिछली रात एक बच्चे को इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के टुकड़े से चोट लगी थी। इसके अलावा ओमान भी हमले की चपेट में आया और पहली बार सीरिया भी। वहां अत तनफ बेस पर हमला हुआ। हमने इसे पिछले एपिसोड में चर्चा किया था। यह है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का तर्क, जो लगभग धार्मिक है। आगे मैं एक उदाहरण दूंगा। चूंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो अमेरिकी सेना की क्रूरता को रोक सके, हमारे पास कुरान के आदेश का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जो तुम पर हमला करे, तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो। अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों को चेताया गया है, नए हमलों के लिए तैयार रहें। यानी ये दुबई, दोहा, रियाद और बाकी सभी के लिए सीधी धमकी है। मतलब जो भी आसपास हैं उन सब के लिए।
अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की भाषा बदल गई है। वे अब रक्षा की जगह आक्रमण की धमकी देते हैं। वे कहते हैं अब तक हमने सिर्फ रक्षा की, अब आक्रमण करना चाहिए। आगे क्या होगा भगवान ही जाने। अब सबसे मुख्य बात जिसके लिए ये एपिसोड बना है, क्योंकि इस जोरदार ईरान अमेरिका को जवाब दे रहा है या ईरान आक्रमण कर रहा है के पीछे असली बात ये छुपी है कि खुद ईरान के अंदर क्या हो रहा है। और वहां, जैसा कि खुद ईरानी राजनीतिक नेताओं ने कहा है, एक बड़ा तख्ता पलट पक रहा है। CNN उस दृश्य का वर्णन करता है जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ईरानी शासन के लिए डरावना है। और जब ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान, मैं आपको यह घटना याद दिला दूं, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान मारे गए पूर्व नेता अली खामेनेई के ताबूत के पास चल रहे थे, तो शोक में डूबी भीड़ मृतक के सम्मान में नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति के सामने ही नारे लगा रही थी। वे मांग कर रहे थे समझौता करने वाले को मौत मिले, यानी उस व्यक्ति की जिसने अमेरिकियों से किसी समझौते पर सहमति दी थी। मुख्य राजनयिक अब्बास अराक्ची, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर कुछ प्रतिबंध हटवाए थे, भीड़ ने उन पर पत्थर फेंके, गद्दार और बिकाऊ जानवर कहा और उन्हें अंतिम संस्कार से भागना पड़ा। एक दृश्य था जब सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, सरकारी समारोह में विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आखिर ये फूट है किस बात की? इसकी जड़ बेशक इस दिखावटी तस्वीर में नहीं है। बस ये तस्वीर जब पत्थर फेंके जा रहे हैं ऊपरी तौर पर दिखाती है कि तेहरान में सब कुछ ठीक नहीं है। तो कट्टरपंथी गुटों को ईरान में दृढ़ता मोर्चा अतिवादी क्रांतिकारी या 1979 की क्रांति के आदर्शों के संरक्षक कहा जाता है। बस यही सब है। वे मानते हैं कि अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप से समझौता कर आयतुल्ला अली खमेनेई की हत्या का बदला लेने के बजाय अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और उनकी राय में ये समझौता नए सर्वोच्च नेता मादश्तबा खामेनेई के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था। और अब वो मुख्य बिंदु जो सब कुछ बिगाड़ देता है। मादश्तबा को असल में किसी ने देखा ही नहीं है। कट्टरपंथी धड़ा कहता है मादश्तबा ने स्पष्ट आदेश दिया था कि अमेरिकियों से कोई समझौता नहीं करना, लेकिन राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। पर मैं याद दिला दूं, मादश्तबा ने अब तक देश को सीधे संबोधित नहीं किया, सिर्फ अपनी चिट्ठियां ईरानी टीवी पर पढ़वाई हैं। उसने ना अपनी ताकत दिखाई, ना लोगों के सामने आया, यहां तक कि पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं था। कट्टरपंथी इसका फायदा उठा रहे हैं। वे दिखाई देने वाले नेतृत्व यानी राष्ट्रपति पेजिशकियान, संसद अध्यक्ष गालिबाफ और विदेश मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अराक्ची, जो इस समय अदृश्य नेता की ओर से शासन कर रहे हैं, उन पर आरोप है कि वे नरम तख्तापलट कर रहे हैं। वे सत्ता हड़पना चाहते हैं, संसद को निलंबित करना चाहते हैं, मादश्तबा खामनेई के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, वार्ताओं में भी उल्लंघन करते हैं और आमतौर पर कट्टरपंथियों की रात की सभाओं को तितर बितर कर देते हैं। पता चलता है कि ईरान में वास्तव में पहले से ही इस्लामी क्रांति के रक्षक दल के समर्थकों की सभाएं हो रही हैं। अब मैं सीधे कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियान का उदाहरण दूंगा, जो खुद वार्ता प्रतिनिधिमंडल में थे लेकिन बाद में पाला बदल लिया और पूरी तरह से समझौता विफल करने की कोशिश की। और वैसे उन्होंने सच में कोशिश की थी। अब जानकारी सामने आई है कि वही थे, याद है, जिन्होंने मीडिया में 14 बिंदुओं वाले दस्तावेज का वर्जन लीक किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर नाराज हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अभी तक कुछ भी साइन नहीं किया है और ईरानी पहले ही प्रेस में ये मेमोरेंडम लीक कर रहे हैं, हमें मेमोरेंडम का टेक्स्ट अमेरिकियों के प्रकाशित करने से पहले ही महमूद नबावियान से मिल गया था। तो वो सार्वजनिक रूप से सवाल उठाते हैं, ईरान की जनता को चेतावनी देते हैं कि क्या हमारे देश में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। ये सवाल क्षेत्र के लिए जीवन मृत्यु का क्यों है? ताकत के संतुलन को देखिए। नया नेता यानी मादश्तबा खामनेई अदृश्य है, वो कहीं है, समझ नहीं आता वो कहां है। सभी कहते हैं कि सिर्फ सुरक्षा कारणों से उसे नहीं दिखाया जाता। कुछ लोग मानते हैं कि वो शायद अक्षम है। शांति चाहने वाले आधिकारिक वार्ताकारों को बदनाम किया गया, पत्थर मारे गए और देशद्रोही बताया गया। अब इस खाली जगह को कौन भर रहा है? सत्ता के इस खालीपन को इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर भर रहा है, जिनका प्रभाव ईरान में तेजी से बढ़ रहा है और फिलहाल कट्टरपंथी ही एजेंडा तय कर रहे हैं। और इसी वजह से ईरान ने आक्रामक रुख अपनाया है।
ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हमले थे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर, जिन्होंने पूरे युद्ध विराम को तोड़ दिया, ये उन्हीं लोगों की पहल थी जो खुद को अति क्रांतिकारी कहते हैं। ये उनके आक्रामक रुख का तर्क है। पूर्व विदेश मंत्री उतने ही कट्टरपंथी मनूचेहर मताकी ने बुधवार को ईरानी टेलीविजन पर प्रसारण में ये बयान दिया। मेरा प्रस्ताव है कि क्षेत्र में किसी एक अमेरिकी बेस पर जाया जाए। हमले में जहां सैकड़ों शायद हजारों ऐसे अमेरिकी आतंकवादी हैं, बस 100 सैनिकों को पकड़कर ईरान लाना काफी है। तो मतलब वो सुझाव दे रहा है कि किसी एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया जाए, अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया जाए और फिर मोलभाव करने की कोशिश की जाए। ये मूल रूप से एक तनाव बढ़ाने की योजना है जिसे वो अब सीधा प्रसारण में बता रहा है। अब पूरी तस्वीर जोड़ें, असल में क्या हो रहा है। संघर्ष विराम इसलिए नहीं टूटा कि आधिकारिक ईरान ने मन बदला, बल्कि अंतिम संस्कार के बाद उभरा और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पर टिके कट्टरपंथी गुट ईरान पर नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है। कमजोर और बदनाम हो चुके वार्ताकारों को किनारे कर दिया गया है और ईरान को पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, ताकि जैसा कि वे कहते हैं अपने नेता का बदला लिया जा सके। इसी कारण कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट्स, तेल रिफाइनरियों और 5 देशों के ठिकानों पर हमले और बंधक बनाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो F-16, F-35 टैंकर विमान और अन्य सैन्य संसाधन जुटा रहे हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और CNN व CBS की रिपोर्ट्स के अनुसार वे इस वीकेंड बड़ी सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। इसी दौरान व्हाइट हाउस प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि वे कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमले के पक्ष में भी तर्क हैं। ये कैरोलाइन लेविट का बयान है। अब दोनों पक्ष बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, जो नागरिक आबादी की जीवन आवश्यक प्रणालियों पर हमला करने जैसी गंभीर सीमा पार करना है। ये वही लाल रेखा है जिसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति को वापस लाना, उसे पीछे ले जाना बेहद मुश्किल होगा। और अब अंतिम बात यह है कि आमतौर पर ऐसे संकटों में बातचीत करने वालों से ही रास्ता खोजने की उम्मीद की जाती है। युद्ध के सबसे उग्र चरण में भी ईरान में इन लोगों पर पत्थर फेंके गए और गद्दार कहा गया। यानी शांति चाहने वालों को बाहर किया जा रहा है, जबकि युद्ध चाहने वाले हथियारबंद होकर समाज को कट्टर बना रहे हैं। और सर्वोच्च नेता जो सैद्धांतिक रूप से सबको शांत कर सकते थे, या तो छिपे हुए हैं या फिर अक्षम है। जब देश के पास स्पष्ट नेता नहीं होता और नियंत्रण कट्टरपंथियों के पास होता है जो बदला लेने और बंधक बनाने की बात करते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं होता। असल में ये सबसे खतरनाक स्थिति है जो संभव हो सकती है। आज ही की बात है वैसे, कल पाकिस्तान को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर आयोजित करना था, लेकिन ये बातचीत नहीं हो पाई। मैं बस याद दिला दूं कि अगर वहां एक हफ्ता पहले ये युद्ध विराम नहीं टूटा होता तो आज फिर से बातचीत होती, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो अब हम सिर्फ इस संघर्ष के बढ़ने पर ही नजर रख सकते हैं और आगे क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर पक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कोई भी पक्ष एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अलविदा।